हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आता है क्लास 10th की सिविक्स के सेक्शन से। नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। नाम से ये चीज़ें तो क्लियर हो रही होगी कि चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है। हालांकि टर्म एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आपके रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी क्योंकि हम एनटीएससी के एग्जामिनेशन की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, सो ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। डेटाज भी है काफ़ी सारे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इससे पूछे जा सकते हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये जो तीन चीज़ें हैं हमारी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हैं। ये मान के चलें कि ना तो हम जेंडर के बिहाफ पे, ना रिलीजन के बिहाफ पे और ना ही कास्ट के बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि वी ऑल आर इक्वल। द रीज़न इज हमने इन तीनों ही चीज़ों को इतना गहरा अपने में अडॉप्ट कर रखा है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम बायस्ड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ड्यू टू जेंडर, ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू कास्ट हम कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन क्रिएट करने लग जाते हैं सोसाइटी के मेंबर्स के साथ में। अब इस चैप्टर को सिविक्स में रखने का मेन मतलब मोटिव क्या था, एनसीईआरटी का मोटिव क्या? एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि ये तीन जो बेस हैं, इन तीन कैटेगरीज के बिहाफ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी अफेक्टेड होती है। जेंडर के बिहाफ पे भी, रिलीजन के बिहाफ पर भी और कास्ट के बिहाफ पर भी हमारी जो पॉलिटिक्स होती हैं वो अफेक्टेड होती है। और इसी अफेक्टेड होने के कारण हमारे पॉलिटिक्स में काफ़ी अप डाउन होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट हाउ दीज थ्री एलिमेंट्स अफेक्ट्स द पॉलिटिक्स। ओके, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये क्या होता है, जेंडर से कैसे अफेक्टेड होता है पॉलिटिक्स, या इन दोनों से भी, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा कि एक बार पढ़ लिया तो फिर बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी एग्जामिनेशन, सॉरी एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एंड क्लास 9th वालों, थोड़ा सा आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये रिड्यूस होने वाला नहीं है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर। क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन तो मुझे लग रहा है कि स्कूल लेवल पे तो हो चुके होंगे और चल रहे होंगे अभी, अगर नहीं हुए हैं, चल रहे हैं या होने वाले हैं, अपकमिंग्स हैं, तो इसको थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, उसको पहले पढ़ लो क्योंकि हमने वो कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में फिर इन चैप्टर्स को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर सिंपल है। जितना जल्दी आप अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट ईयर एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए आप और अच्छी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन है, इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हमें क्या चीजें समझनी है या क्या चीजें हम समझेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। तो फर्स्टली यहां पर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो तीन टाइप की कंडीशंस हैं, ये जो तीन टाइप की कैटेगरीज हमने यहां पर डिफाइन की है, इससे कैसे सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्रिएट हो जाते हैं, कैसे इनइक्वालिटी हमारे सामने आ जाती है, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। ओके, एक और चीज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर ड्यू टू जेंडर, ड्यू टू रिलीजन एंड ड्यू टू कास्ट हम सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर इनइक्वालिटी इंजॉय करते हैं। हालांकि इंजॉय मैंने इसलिए टर्म यहां पर यूज किया क्योंकि इक्वालिटी हर जगह पर होना सभी लोगों के लिए मतलब एक आप कह सकते हो इंजॉयबल थिंग नहीं होती, वो इवन चाहते भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे इनके बीच में, इन सभी के कारण से इनइक्वालिटी को लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं या फिर सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ऐसा करेंगे, हम एक एक पॉइंट को उठाते हैं। सबसे पहले जेंडर को उठाते हैं और जेंडर के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जेंडर का पॉलिटिक्स के साथ में क्या रिलेशन होता है। हालांकि तुम सभी जानते हो बहुत अच्छे से कि जो जेंडर होता है उसको कहीं ना कहीं आप इंटरलिंक्ड मानते हैं, और ये होता ही होता है कि जेंडर के हिसाब से भी हमारे पॉलिटिक्स अफेक्टेड होती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे, अब तो ऐसी चीज़ें हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, ग्रुप है, स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें खत्म हो चुकी है, जहाँ पे कोई भी कास्ट बैरियर नहीं है, कोई रिलीजन बीच में नहीं आता, कोई जेंडर बीच में नहीं आता। बट हाँ, अभी भी कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ धर्म, जाति और आपके लिंग के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि यू शुड बी इन पॉलिटिक्स और नॉट, आप होने चाहिए कि नहीं। ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ जेंडर एंड पॉलिटिक्स आर कोरिलेटेड, कि पॉलिटिक्स और ये जेंडर के बीच में रिलेशन है वो क्या है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है
कि हम ये मेल एंड फीमेल, ये जो जेंडर का डिवीजन और जेंडर के पॉलिटिक्स के साथ में रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे प्रायर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल की। देखो थर्ड जेंडर भी होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे सोसाइटी के लिए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही उनके पास में राइट है। बट यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो मेजरली ब्रॉडली ये दो जो कैटेगरीज हैं मेल एंड फीमेल की, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। मैं बात कर रहा हूं 2011 के सेंसस की, मतलब जनगणना की, उसके अंदर पर 1940 फीमेल्स थी। मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं यहां पर सेक्स रेशो की बात कर रहा हूं। गॉट इट? देखो बात समझो कि जब 1000 मेल या फिर बॉय बेबी जो होते हैं, मतलब बच्चे जो लड़के जन्म लेते हैं सीधे शब्दों में, उनकी कंपैरिजन में केवल 940 जो गर्ल चाइल्ड होती है उनका बर्थ होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं रेशो देख रहा हूं, मैं डिफरेंस देख रहा हूं, तो पर 1000 बॉयज के कंपैरिजन में 60 गर्ल चाइल्ड का बर्थ कम होता है। मतलब हमारे यहां पर जो गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ जो रेट है वो काफी कम है कंपेरेटिवली बेबी बॉय के। गॉट इट? तो मतलब अगर बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में 940 बच्चियों का जन्म होता है कंपेरेटिवली 1000 बॉयज के। तो ये जो रेशो है, ये जो हमने यहां पर रेशो निकाला, इसको सेक्स रेशो कहते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, ठीक है। ये तो है 2011 के हिसाब से बात। हालांकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में यही दे रखा है, बट अगर मैं 2022 के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करूं, 2021 का जो ऑफिशियल सेंसस आएगा उसके हिसाब से बात करूं, तो एक खुशखबरी ये है कि नाउ ये जो रेशो है वो बढ़ गया है। गर्ल चाइल्ड का बर्थ जो रेट है वो भी बढ़ गया है। लगभग 1000 बेबी बॉयज के कंपैरिजन में 1020 गर्ल चाइल्ड बर्थ ले रही है। मतलब अब रेशो ठीक है, सही है, ठीक है। अदरवाइज तो ये बाकी बेचारे आगे चल के क्या करते, ये 60 बच्चे तो पोपटलाल बन जाते, पोपटलाल हो जाते। तुम जानते होंगे पोपटलाल, शादी नहीं हो रही बेचारे की, तो क्या होगा, यही तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये तो हमने केवल 1000 की बात करी। सोचो इसको मल्टीप्लाइज हम करोड़ में करेंगे तो क्या होगा, कितना बड़ा रेशो होगा ऐसा कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड जो होगी वो, मतलब उसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी, यहाँ पर एटलीस्ट इक्वल नहीं तो इतना बड़ा गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात यही कर रहे हैं, पहले तो हमने जेंडर यहां देख लिया, हालांकि थर्ड जेंडर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है इसमें, उसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए। आगे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर अपन बात करें तो हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। देखो बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जेंडर इक्वालिटी क्या कहती है कि किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी है तो इसका मतलब जेंडर के बिहाफ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, यही तो बात है। तो यहां पर अगर किसी भी मेल और फीमेल के बीच में, मतलब जेंडर के बिहाफ पे किसी भी तरीके का राइट किसी से छीना जा रहा है या फिर किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, तो दैट कंडीशन कुड नॉट बी काउंटेड इन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू दैट सिचुएशन जहां पे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए होने जरूरी हैं। इक्वल राइट्स उनको अगर मिले हुए हैं तो सिचुएशन कंट्रोल्ड है। और ये बात आप मान के चलें कि डेवलपमेंट भी तभी हो सकता है, हमारी सोसाइटी में सभी को अगर इक्वल राइट मिलेंगे तभी सोसाइटी हैप्पी और हेल्दी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर बताया भी है कि कोई भी डेवलपमेंट की सिचुएशन सामने नहीं आ सकती तब तक जब तक सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इक्वल ना हो। स्पेशली अगर विमेन को आपने इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं दिया तो सोसाइटी में एक ग्रुप तो प्रिविलेज्ड होगा और एक ग्रुप कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड होगा। और ये डिप्राइव्ड जो ग्रुप है अमूमन हम देखते हैं कि उसमें विमेन की कंडीशंस पैथेटिक होती हैं। विमेन को वो जो प्लेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यहां पे अ विमेन शुड बी given equal social, political, cultural, economical and educational right। अब देखो होता क्या है, कह दिया हमने यहां पर मिलना चाहिए, हमने किताबों में पढ़ लिया, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको फंडामेंटल राइट भी दे दिया। बट अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में हम बात करें या फिर इसको ग्राउंड लेवल पे देखें तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलती। हालांकि कमी बहुत सारी है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सोचने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। हमने जैसे यहां पर बात की कि कह तो दिया कि विमेन शुड बी गिवन सच राइट्स,
होना भी चाहिए, हम खुद भी मानते हैं। सोशल राइट्स भी इनको मिलने चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने चाहिए, कल्चरल राइट्स भी मिलने चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिकल राइट, एजुकेशनल राइट, ऑल सच राइट्स मस्ट बी गिवन टू देम। बट सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डर है, जिस हिसाब से सोसाइटी अभी चल रही है एट प्रेजेंट, ये सारे राइट्स इनको मिले हुए हैं, बट हमने कई बार ऐसा देखा है कि ये जो राइट्स होते हैं, पहली चीज तो उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जो लोग अपने इन राइट्स को नहीं जानते। जिन लोगों को अपने राइट्स नहीं पता है वो डिप्राइव्ड हैं, और जिनको पता है वो एक तरीके से उन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। ये दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मेल के बारे में भी और फीमेल्स के बारे में भी। मेल्स भी डिप्राइव्ड हैं, फीमेल्स भी डिप्राइव्ड है। जिनको अपने राइट्स नहीं पता है दे आर डिप्राइव्ड, और जिनको पता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं फिर उन राइट्स को, ठीक है। और डिस्कस करेंगे इसके आगे। आई एम नॉट एंटी टू एनीवन, बट या आई एक्सेप्ट दीज थिंग्स कि जिनको राइट्स पता होते हैं उन राइट्स का मिसयूज करने में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। बात करेंगे इसके आगे। और तो पहले तो ये समझें आप जेंडर इक्वालिटी के बारे में कि जेंडर इक्वालिटी हमेशा सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल राइट्स को डिनोट करती है। वो इस बात पे फोकस करती है कि जेंडर के बिहाफ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली विमेन के साथ में, ठीक है। ये बात आप मान के चलें। यहां पर एक और चीज है, यहां पर और इसको कैटेगराइज किया गया है कि जो जेंडर डिविजन्स की बात करते हैं, जेंडर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये बायोलॉजिकल बेसिस पर नहीं होता बल्कि सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ में, स्टीरियोटाइप्स के साथ में किया जाता है। बात समझो, ये जेंडर डिवीजन का मतलब यहां पर केवल बायोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, बायोलॉजिकल बेस नहीं है, मतलब लड़का है और लड़की है, इसके कारण से यहां जेंडर मतलब बायस्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है ये एक्सपेक्टेशंस, इसके साथ साथ स्टीरियोटाइप है। मतलब ऐसी सोच कि ये तो लड़का ही कर सकता है या ये लड़की नहीं करनी चाहिए, इस सोच पे भी ये डिवीज़न डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जब हम ये कहते हैं कि ये काम लड़कियों को शोभा नहीं देता। सुना होगा तुमने भी, अगर कोई लड़की अभी ये वीडियो देख रही है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगी कि उसको बचपन से सिखा दिया जाता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, ये आपके ये तौर तरीका होना चाहिए, तौर तरीका नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कोई चीज़ पढ़ रहा था, कोई आर्टिकल था उसको पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया कि एक जो छोटी बच्ची होती है उसको बचपन से सिखा देते हैं कि आपको ऐसे बैठना है, आपको रोड पे चलना है तो आपको ऐसे चलना है, ठीक है, आपको सोसाइटी में लोगों के साथ मिल रहे हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है। उसको क्या करते हैं, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पजल्ड कर देते हैं, उसको बचपन से ही सिखा देते हैं कि दुनिया आप पे फोकस कर रही है, आपको इस तरह से बिहेव करना है। तो वो जो एक फ्रीडम होती है, वो फ्रीडम पहले ही समाज के डर से वो लोग खो चुके होते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर ऑटोमेटिकली वो सोच उनकी वैसी ही बनी रहती है, डर उनके अंदर वैसा ही बना रहता है। इसीलिए हमें चैप्टर पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज ऐसा किसी दूसरे नेशन में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जेंडर के बिहाफ पे इस तरह की चीज़ें देखने को ही नहीं मिलेगी। द गर्ल्स एंड द बॉयज आर इक्वल, दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक टू डू, एंड नो वन इज देयर टू एक्चुअली टेल देम दैट ये तो तुम्हें करना है कि ये नहीं करना। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर जो गलती है वो स्टार्टिंग से हमारे सोसाइटी के कल्चर की है, जिस हिसाब का कल्चर हमने सेट किया है उसकी है, साथ ही साथ जिस तरह से हम अपने राइट्स का मिसयूज करते हैं उसकी गलती है, ठीक है। तो यहां पर इसने बताया कि जेंडर डिवीजन का मतलब केवल बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब समझिएगा, स्टीरियोटाइप का मतलब जब आप एक सोच बना लेते हैं कि ये काम ये नहीं कर सकते या ये इनको शोभा नहीं देता, या आप कह सकते हो सोच का अंतर, वही है स्टीरियोटाइप, ठीक है, कि कैसा आप सोचते हो, दैट ऑल्सो क्रिएट्स द जेंडर डिफरेंस। यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में हम बात करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉट अप, ओके जस्ट वेट, यहां पर बताया गया कि बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉट अप टू द बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस होल्ड वर्क, एंड बच्चों को पालना ये इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब बचपन से सिखा दिया जाता है कि जो विमेन है उसका मेन काम क्या है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना, घर का काम करना, दैट्स इट। ऐसा ये स्टीरियोटाइप हम कह सकते हैं, बट देखो ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है हमारा कल्चर का, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें जो रिलेट कर रही है वो रिलेट कर रही है इन चीज़ों से कि लोग उस चीज़ को कैसा देख रहे हैं।
ठीक है। मतलब हम ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली, ये अब तो ऐसा नहीं होता, मतलब मैं इससे पूरा एग्री नहीं करता। आज चाहे गांव की बात करें आप, चाहे आप शहरों की बात करें, हालांकि शहरों में तो सिचुएशन बहुत पहले से चेंज हो गई थी, आज तो गांव में भी सिचुएशन बहुत चेंज है। गांव के अंदर जो गर्ल्स होती हैं उनको पता होता है कि उनका टारगेट क्या है आगे का। मैक्सिमम पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वहां पर अब ऐसी सोच नहीं आती। हालांकि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनकी सोच डेवलप नहीं हो पाई, या आप ये कह सकते हो कि वो सैक्रामेंट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। दे नेवर थिंक अबाउट कि ये चीज़ें ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। हालांकि किसी कास्ट कम्युनिटी पे, किसी रिलीजन के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हो, ये उनका अपना सोच है, ये उनका अपना तरीका है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते हो, आपका राइट नहीं, अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन बताई गई कि जब बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उसको बड़ा किया जा रहा होता है, जब वो बढ़ रहा होता है, तभी उसको बता दिया जाता है भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। लड़के के सर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले डाल दी जाती है कि भैया देखो तुम्हें घर चलाना है, तुम्हें अपने जो पेरेंट हैं उनका टेक केयर करना है, बुढ़ापे में उनकी लाठी बननी है और कई ऐसी चीज़ें। तो वो बेचारा उस बोझ तले मर जाता है और गर्ल्स को ये समझा दिया जाता है भैया घर संभालना है एंड ऑल। लेकिन ऐसा, मैं फिर कह रहा हूँ, आज के टाइम के जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों से मतलब इनमें बिलोंग नहीं करते हैं, दे आर फ्री, और वो उसी हिसाब से इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। लेट्स हैव द लुक द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेक्शुअल डिविजन्स ऑफ लेबर। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन सभी कंडीशंस की, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें किस लेवल तक हम देखते हैं। तो चलो पॉलिटिक्स की बात करें, आम सोसाइटी की तो बात कर नहीं रहे हैं, और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कहती है उसको ज़्यादा पहले फोकस करें कि हमारे यहाँ जो लेबर वर्क होता है उस लेबर वर्क में कैसे ये सेक्सुअल डिवीजन है, मतलब ड्यू टू द जेंडर कैसे आप यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं, कैसे आप कैटेगराइजेशन कर देते हैं लेबर वर्क के अंदर भी। तो सबसे पहले इसको एक थॉट के साथ समझते हैं कि ये जो सेक्सुअल डिवीजन है, ओके, जो सेक्सुअल डिवीजन है और लेबर हैज बीन प्रैक्टिस फॉर द टाइम ऑफ इमेमोरियल्स, मतलब आज से नहीं है, बहुत लंबे टाइम से है। और ऐसे में ये जो लेबर वर्क है इसमें विमेन को एक तरीके से थोड़ा सा, मतलब आप मान के चलो, विमेन को ना तो प्रिविलेज दिया गया है, ना ही इतनी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई हाउस होल्ड वर्क के अलावा कोई काम कर ले, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मोनोपोली माना जा सकता है मैन का, मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी यू कुड सी आज से नहीं, बहुत पहले से, ठीक है। मतलब ऐसा मानो बहुत ही साधारण शब्दों में कि जो मेल है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग्स एंड फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग और रनिंग द फैमिली, ठीक है। विमेन को यहां पे डिसाइड कर दिया कि भैया तुम्हारा काम तो क्या है, घर चलाना, और इसका काम है कि भैया तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तुम्हारे हिसाब से घर चलना चाहिए, तुम जैसा कहोगे वैसा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेबर का मतलब केवल मजदूरी नहीं है, यहाँ पे सारे वर्क से रिलेट करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर हम देखें द विमेन जो यहाँ पे कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, देयर रोल इन द पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इन मिनिमम इन द मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर हो चाहे विदेश में, हालांकि हमारे इंडिया में तो बहुत सही है सिचुएशंस, अगर आप विदेशों में जाके देखेंगे और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे विमेन की पोजीशन तो बहुत ही पैथेटिक है, उनको तो सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का प्रिविलेज है ही नहीं। उन लोगों के लिए सोसाइटी में किसी भी टाइप का प्रिविलेज नहीं है। इवन पॉलिटिक्स में तो उनको मौका ही नहीं दिया जाता दैट दे कुड अचीव समथिंग, कि वो कुछ कर भी ले, ठीक है। मतलब उनको इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने मन मर्जी के हिसाब से किसी एरिया के अंदर पॉलिटिक्स में आ जाएं, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं ऑल। वहां पर उनका रोल मिनिमम है, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी डोमिनेशन किसका है, मेल का, एंड फीमेल्स को केवल इस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि आपको तो घर की केवल देखभाल करनी है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन भी विमेन है, बट उसके बावजूद भी यहां पर उनका जो रोल है वो मिनिमम है। तो ये जो विमेन का रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये धीरे धीरे इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यहां पे आज भी मेल डोमिनेटेड है, मतलब पुरुष ही आपको ज्यादा पॉलिटिक्स में दिखेंगे, विमेन आज भी बहुत रेयरली है। जबकि पॉपुलेशन में लगभग आधी पॉपुलेशन फीमेल है, आधी पॉपुलेशन मेल है, स्टिल द कंडीशन वाज कि विमेन का पार्टिसिपेशन, मतलब आधा तो होना ही चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है, मेल डोमिनेट करता है यहां पर भी। अगर मैं यहां पर इस
एक तरीके से टेबल को स्टडी करूं तो तुम्हें समझ में आएगा। यहां पर सर्वे हुआ, उस हालांकि सर्वे बहुत पुराना है बट उस सर्वे के हिसाब से समझने की कोशिश करें। डेली टाइम यूजेस, ठीक है, मेल की एक्टिविटी, फीमेल की एक्टिविटी। यहां पर इनकम का काम जो करता है लगभग आदमी 6 घंटे काम करता है एवरेज, जबकि फीमेल इनकम के लिए लगभग 2.4 आवर्स काम कर रही है। हाउस होल्ड रिलेटेड कोई वर्क होता है तो लगभग आदमी केवल सब्जी लेकर आ जाता है और कुछ नहीं करता बेचारा, और यहां पर लगभग ये 5 घंटे काम करती हैं, हालांकि ज़्यादा ही करती हैं बट ये एवरेज है। अब देखो ये है मज़ेदार बात, आदमी गॉसिपिंग करता है तो 1.25, और यहां पर फीमेल के लिए बताया कि गॉसिपिंग तो होती नहीं बेचारी, 1.20। अब इनको कौन समझाए कि सर्वे हमेशा सही थोड़ी होता है, ये तो मैं बोलूँ उसको मल्टीप्लाई कर लो तुम। कोई भी फीमेल और कोई भी अगर लड़की ये वीडियो देख रही है तो बेटा मतलब एक क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ केवल एक फन पॉइंट से बता रहा हूँ। और तुम भी मानोगे कितनी बात करते हैं आदमी बात करते हैं 1 घंटे 25 मिनट और लड़कियां केवल बात करती है 1 घंटे 20 मिनट। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। अब भाई कोई काम नहीं करते, आराम से पड़े रहते हैं, आनंद लेते हैं, तो 3.4 घंटे और इधर 3.5 घंटे, ये कब बेचारे आराम करते हैं? अब आप कहोगे सर आप तो मतलब पुरुषों का साथ दे रहे हो। अरे तो भाई जो चीज़ सही हो तो सही है, कहाँ बेचारों को टाइम मिलता है इनको? हाँ इनको मिल सकता है, चलो कोई बात नहीं। सेल्फ केयर, सोना, पढ़ना, पढ़ने का तो काट ही दो। सेल्फ केयर 12.5 घंटे के आसपास हमें सेल्फ केयर मिलता है, सोना मिलता है। अरे भाई कौन समझाए इन किताब लिखने वालों को। हालांकि दोनों का मैंने बताया ना कि इतना तो बायस मत हो यार, इतना तो बायस नहीं हो सकते, लेकिन गवर्नमेंट डेटा है, चलो ठीक है पढ़ लिया। बट हाँ सबका अपना अपना रोल है, सबके अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको राइट है, जितनी गॉसिपिंग करनी कर सकते हो बट इतना नहीं होता, ठीक है। एंड सबके पास में इक्वल वर्क होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 6 घंटे काम कर रहे हैं तो इनके पास भी ये जो हाउस होल्ड वर्क ये कर रहे हैं तो इतने इनको भी राहत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक घर का काम करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। एक दिन अगर कोई मेल मतलब हम लोग कोई काम करने लगे घर का तो हमें पता चल जाता है बड़ा मुश्किल है, हम सामानों को भी व्यवस्थित नहीं कर पाते, ठीक है। तो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी ऑलवेज रेस्पेक्ट वीमेन, एंड हमारे घर के अंदर भी जो फीमेल है वो सभी उनका जो काम है उसका वैल्यू हम करते हैं। हालांकि कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट वी डू, ठीक है। हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन हम बहुत वैल्यू करते हैं आप सभी के काम की। चलिए तो ये डेटा था, हम डेली कितना क्या काम करते हैं इसका कैलकुलेशन, और आप अगर इक्वेशन बैठाएंगे तो दैट वुड बी 24 आवर, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए था लेकिन डेटा क्योंकि 1998-99 का है, सो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा साधन नहीं थे, इसलिए इसमें ऐड नहीं किया गया। चलो नेक्स्ट देखें। सो द नेक्स्ट थिंग, ओके हो यहाँ देखिए। अब जैसे हम इसको अभी ये हमने पढ़ा कि किस तरह से फीमेल और मेल के बीच में डिफरेंशिएशन होता है, तो बहुत सारी ऐसी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि विमेन की कंडीशंस को अब थोड़ा सा हमें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सामने आया फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जब भी फेमिनिस्ट रिलेट करता है बेटा आपकी फीमेल कैटेगरी से, ठीक है, तो उनकी लाइफ को एक सही एक दिशा देने के लिए कुछ मूवमेंट चलाए गए, कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप अच्छे से समझें इसको देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज किए गए अलग अलग विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जिससे कि वो विमेन्स के लिए या विमेन के लिए इक्वालिटी लेकर आ सके, पर्सनल लाइफ में भी माफ कीजिए और फैमिली लाइफ में भी, उसको यहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा। बहुत ही सिंपल से शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि फीमेल्स के राइट्स को लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वो जो प्रोटेस्ट या मूवमेंट हम कर रहे हैं उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। विमेन के लिए जो भी उनके राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट राइट्स और दैट मूवमेंट्स कैन बी कंसिडर एज फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब यहां पर इनकी डिमांड, दे डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स फॉर विमेन। जो भी लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, चाहे पढ़ना हो, चाहे कल्चरल हो, या फिर जो भी वो परस्यू करना चाह रहे हैं अपने लाइफ के गोल्स के साथ में, तो वो चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग कंट्रीज में जो वोटिंग राइट्स हैं विमेन का, अब तो खैर हालांकि काफ़ी चीज़ें सुधर गई है। आपने क्लास 9th क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे हम क्लास 10th के अंदर यूरोप की बात करें तो विमेन वर नॉट हैविंग द वोटिंग राइट्स, सैफरेज उनको नहीं था। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, जर्मनी में हम देखें, चाहे फ्रांस में हम देखें, तो दे डोंट हैव और डिडंट हैव द राइट टू वोट, सैफरेज उनके पास में नहीं था। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि हर मतलब देश के अंदर चाहे रिप्रेजेंटेशनशिप की बात आए या फिर वोटिंग राइट्स की बात आए तो वीमेन मस्ट हैव द इक्वल राइट टू वोट। साथ ही साथ यहाँ पर इसने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स हो चाहे और कोई क्राइटेरिया हो, कोई जगह हो, वहाँ पे उनको एक लीगल स्टेटस मिलना जरूरी है विमेन को। मतलब ऐसा नहीं होता कि मेल कम्युनिटी की बात को ज़्यादा फोकस किया जाए। विमेन मस्ट ऑल्सो हैव द इक्वल राइट अगर कभी उनकी बात सुननी हो तो, ठीक है। और अगर इसके साथ में हम बात करें, चाहे कोई भी एजुकेशनल हो, कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात हो, हर जगह पर इनको इक्वल कंडीशंस देने की डिमांड ये करते हैं। जो भी कंडीशन इनकी एग्जिस्टिंग है उन सभी को इंप्रूव करने की बात करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर सामने आता है हमारे। देखिए क्या क्या कहा इन्होंने कहा कि हर तरीके के राइट मिलने चाहिए, इक्वल राइट होने चाहिए। राइट, वोटिंग राइट हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव बनने का राइट हो, पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस दे वांट। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे अभी भी बहुत सारी जगह पर कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो मेल डोमिनेंट है, केवल मेल की बात सुनी जाती थी। बट उसके बाद में इन्होंने यही कहा कि भैया फीमेल की बात भी सुननी ज़रूरी है तुम्हें। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया कि एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटी हो, चाहे और कोई आपकी लाइफ रिलेटेड टास्क हो, उन सभी में विमेन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ओके, सो अब एक नया टर्म यहाँ पर है, पैट्रियार्चल सोसाइटी। क्या होता है? पैट्रियार्चल सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे जो फीमेल है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हो। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, मेल डोमिनेट सोसाइटी अगर होती है, तो अगर मेल डोमिनेशन है, मेल डोमिनेट सोसाइटी जहाँ पे सारे के सारे रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं केवल थिंकिंग देखते हुए मेल्स की, उसको कहा जाता है पैट्रियार्चल सोसाइटी। विमेन को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए होते हैं वो मेल्स के हिसाब से या जो मेल कम्युनिटी है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट देते हुए बनाए जाते हैं। दिस इज द रीजन दैट यहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं। हालांकि अब ऐसा लगभग नहीं है, पूरे तरीके से तो नहीं कह सकता, बट हाँ ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस है कई जगह पर आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे विमेन के साथ में बहुत ही ज़्यादा फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता है। दैट ऑल्सो शुड नॉट बी। और यहाँ पर फेमिनिस्ट मूवमेंट में इन सभी चीज़ों के लिए अवेयर किया जाता है। बेचारे जो महिलाएं होती हैं, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती हैं, ना पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। और इवन उनको आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी डॉवरी के लिए उनको टीज किया जाता है, परेशान किया जाता है, ठीक है। एंड शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी के पास में इक्वल राइट्स हैं। हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो एरियाज हैं, कौन कौन से वो फेजेस हैं जहाँ पे जो विमेन है वो डिस्क्रिमिनेटेड महसूस करती हैं, उसको हम समझते हैं यहाँ पे। हालांकि तुम सभी जानते हो, मैंने आपको कहा शुरुआत से एक लड़की के स्कूल जाने से लेकर उसकी शादी होने तक उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। हालांकि मैंने फिर बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि अब ये सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा होता था आज भी सेम वैसा ही होता है, बट हाँ कुछ हद तक है। और ये चैप्टर इसीलिए ज़्यादा वेटेज नहीं रख रहा क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि जो डेटाज वो दे रहे हैं या जो चीज़ें बताई गई यहाँ पे वो बहुत पुरानी है, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो करें शुरू, चलिए। देखो यहाँ पर इसने बताया सबसे पहली चीज़, इनिशियली फॉर्म में अगर मैं देखूँ, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे कितने लोग हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो विमेन हमेशा, अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है कि विमेन कम पढ़ी लिखी दिखी है हमेशा कंपेरेटिवली मेल्स के। तो जो मेल कम्युनिटी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बताई जाती है, दिखने में आती है, समझ में आती है। तो लिटरेसी रेट में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि तुम सोचो, लिटरेसी रेट का डेफिनेशन तुम सब जानते हो। कोई भी बच्चा 6 साल से बड़ा जिसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में पढ़ना लिखना आता हो, समझदार हो, समझता हो जो भी चीज़ें उसको बताई गई है, वो लिटरेट माना जाता है। इतने में भी आप देखो डिफ्रेंसिएशन कितना है कि लगभग
फीमेल जो है 54% ही है, 2011 के हिसाब से बात कर रहा हूं, और जो मेल है लगभग 76 है। मतलब सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो छोड़ो, एक बार मेल फीमेल छोड़ दो, आप इतना समझ लो कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक जनरल पॉइंट में भी, तो लगभग 6 साल से बड़े हैं, 6 साल से 6 ईयर्स से ये बड़े हैं, और इनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा। तो पहली चीज तो ये प्रॉब्लमेटिक है, दैट मस्ट बी 100% लिटरेसी रेट तो अभी तक आई नहीं। और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी हमारे यहाँ पर फीमेल है उसके अंदर 54% ही, हालांकि एक्चुअल डेटा नहीं होता, बट काफ़ी हद तक सटीक तो नहीं कह सकते, काफ़ी हद तक ये सिमिलर होता है कि 54% फीमेल लिटरेट है और बाकी इलिटरेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलिटरेट है, हालांकि लिटरेट को भी नहीं पता होता, बट जो इलिटरेट है उसको बिल्कुल ही पता नहीं होगा कि उसके राइट क्या है। जब उसके राइट ही उसको नहीं पता है तो डिस्क्रिमिनेशन करना कितना आसान हो गया मेल के लिए। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा ह्यूज गैप वी कुड सी। ठीक है, इसके साथ ही बहुत ही छोटे लेवल पे जो गर्ल स्टूडेंट होती हैं उनको हायर स्टडीज के लिए नहीं भेजा जाता, जाना तो चाहिए उनको, बट वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स उनकी स्टडीज़ पे। वो सोचते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करेगी, दूसरे घर पे जाना है, जबकि लड़के को पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े कॉलेजेस भेजा जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होता, बट गांव देहात में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे यहाँ आज भी हैं जहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि लड़के भी काम नहीं करते इतना, तुम सोचो कि लड़के बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे, अच्छा लड़के भी बस, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बत्ती लगाने का काम करते हैं पैसों को। आज के लड़कों को इंस्टाग्राम रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, वो करियर के बारे में क्या सोचेंगे। और गर्ल्स के साथ भी सेम ऐसा ही है कि वो करियर के बारे में क्या सोचेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल गई है तो भैया हम नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं, बट ठीक है, उनका इंटरेस्ट है, कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा करियर भी बना रहे हैं अपना, तो लेकिन सब तो नहीं बना सकते ना। चलो कोई बात नहीं, अपन क्यों टेंशन लें। दूसरे पॉइंट पे बात करें तो देखो भाई, लिटरेसी रेट हो गई, दूसरा है अनपेड वर्क। ये थोड़ा सा समझना है इसको, अनपेड वर्क क्या होता है। यहां पर समझो कि विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। जो भी वो काम करते हैं ना, उसमें अगर मैं बात करूं विमेन की, तो विमेन का जो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन जहां पे महंगी, ज़्यादा अच्छी सैलरी है या फिर उनके पास में अच्छी अथॉरिटीज़ हैं, पोजीशन अच्छी है, उसमें केवल विमेन हो, वो जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है। बड़ी बड़ी जितनी भी पोस्ट है, हायर पोस्ट है, उस पर लगभग आपको मेल ही मिलेंगे। ठीक है, विमेन बहुत कम प्लेसेस पर है। हमारे यहाँ पर जैसे आपको पता होगा, पहली जो प्रेसिडेंट थी, आप नाम बताना मुझे, पहली प्रेसिडेंट कौन थी और कितने साल बाद वो प्रेसिडेंट बनी हमारे देश में। ठीक है, और हालांकि जब भी हम फर्स्ट विमेन की बात करते हैं तो हमें पता होता है, हम बहुत सारे विमेन के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी लेडीज़ के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें अचीव की होती है, जैसे फर्स्ट IPS, ठीक है, फर्स्ट IAS, ठीक है, फर्स्ट IAFS। तो ये वो हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, पहली लेडी जो आप स्पेस में गई उसके बारे में बताओ। तो ये पढ़ना इसलिए हमें पढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। इतनी अपॉर्चुनिटी दी नहीं थी किसी ने, तो उन्होंने अचीव किया है वो कुछ ऐसा। सो यहां पर विमेन को हाईली पेड जॉब्स और जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जॉब्स हैं उसमें आज भी इनका प्रपोर्शन जो है वो बहुत कम है। एक एवरेज इंडियन विमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। देखो ये लाइन थोड़ी अच्छी सुनना, एन एवरेज इंडियन विमेन वर्क्स 1 hour मोर, 1 घंटा ज्यादा काम करती है देन एवरेज मैन एवरी डे, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पेड इक्वली एंड देयरफॉर देयर वर्क इज ऑफन नॉट वैल्यूड। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर जो फीमेल है वो लगभग मान के चलें मेल से 1 घंटा ज्यादा जॉब करती हैं, और जितना वो काम करती हैं कंपैरेटिवली काम भी ज्यादा कर रही हैं, और जो मेल है उससे सैलरी भी कम ले रही हैं। तो ऐसा यहाँ देखने को मिलता है, और इसी कारण से इसको कहा गया है कि उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस कभी नहीं मिलती। और ऐसे में बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए जिसमें से इक्वल वेजेस एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है कि भैया जो भी आप काम कर रहे हो, अगर काम इक्वल है तो वर्क पैसा भी आपको इक्वल देना पड़ेगा।
ठीक है, ये बात इसने बताई। अमूमन देखा गया कि ज़्यादा काम करते हैं बट फिर भी ज़्यादा उनको पेमेंट नहीं होता, इक्वल पेमेंट उनको नहीं होता। इस कारण से यहाँ पर ये सिचुएशन पैथेटिक हो जाती है। इस कारण गवर्नमेंट को इस चीज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए कि ऐसा और आगे ना हो, सो दे हैव इंट्रोड्यूस द इक्वल वेजेस एक्ट, in that the people whatever the gender is, if they are working or if they are doing the equal work then they are supposed to have the equal payments. okay, तो उनको लगभग पेमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए अगर उनका काम बराबर का है तो। हालांकि अगर मैं फिर कहूं लगभग हर एक एरिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स हो, सिनेमाज हो, अभी मैं कल ही एक स्टोरी पढ़ रहा था, ठीक है, हमारे इंडियन कैप्टन को, एक मेल कैप्टन को क्रिकेट मैच जब वो खेल रहे होते हैं तो लगभग उनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है वो है 17 लाख, ठीक है, बीसीसीआई है शायद अपना, तो बीसीसीआई उनको 17 लाख रुपए देता है 3 मैच खेलने के वनडे, जबकि जो फीमेल हमारे इंडियन टीम की कैप्टन है उसको 1 लाख रुपीज मिलता है। सोचो कितना बड़ा गैप है। फीमेल इंडियन क्रिकेट टीम गेट्स, कैप्टन गेट्स 1 लाख रुपीज फॉर 3 मैचेस, एंड अगर इफ यू आर कंपेयरिंग देन मेल क्रिकेट टीम इन मेल जो भी कैप्टन होगा ही विल गेट द 70 लाख रुपीज। सो दिस डिफरेंस, कहाँ ये एक्ट काम करेगा? इसमें करेगा ही नहीं। तो स्पोर्ट्स हो चाहे सिनेमा हो, किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, चाहे फील्ड में काम कर रहे हो, हमेशा आदमी से कम, पुरुष से कम उनको पेमेंट मिलता है। ये हमारी एक्चुअल में कंडीशन है। कितने ही एक्ट बना दो, कितनी ही चीज़ें लेकर आ जाओ, बट इस तरह की चीज़ें आप तब तक नहीं मिटा सकते जब तक आप इक्वल उनको वैल्यू ना करें। इंडियन क्रिकेट टीम का जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है तब हम कितने ज़्यादा टीवी के सामने चिपके हुए होते हैं, और जब मेल क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप हो रहा होता है कितने ज़्यादा हम उनके सामने चिपके हुए होते हैं, ये आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो। हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। एक्टर एक्ट्रेसेस जो काम कर रहे हैं, जितने टैलेंटेड वो हैं, उनको हम उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक एक्टर का सैलरी देखते हैं या फिर उसका जो भी उसका जितना भी पैसा वो लेते हैं वो हमेशा ज़्यादा रहता है फीमेल से, ठीक है। खैर ये कहाँ चले गए बॉलीवुड में हम, कोई बात नहीं, जबकि होना क्या चाहिए, इक्वल होने चाहिए वो भी। तो और कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है? फिर हमने बताया आपको सेक्स रेशो में। सेक्स रेशो मीन्स कितनी लड़कियां बर्थ लेती है कंपेरेटिवली 1000 जो बेबी बॉय होते हैं उसके। तो हमने आपको बताया 940 गर्ल्स पर 1000 जो बॉयज होते हैं उसके ऊपर इनका बर्थ अगर देखें तो लगभग 60 गर्ल्स कम बर्थ ले रही हैं। इसका मतलब है या तो उस गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है या फिर बर्थ लेने के बाद में उसको मार दिया जाता है। ऐसे भगवान ने तो डिसाइड नहीं किया ना, माफ कीजिएगा, देखो भगवान ने तो ऐसे डिसाइड नहीं किया ना कि भाई एक लड़की बर्थ ले रही है तो लड़कों को ज्यादा जन्म देना है, लड़के ज्यादा पैदा होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। तो भाई लड़के और लड़कियां बिल्कुल सेम रेशो है, भगवान ने तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, और ना ही आप कोई अपने आप से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी में आप पढ़ते हो इस चीज को। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई वी आर हैविंग सच गैप, ऐसा इतना बड़ा गैप हमें क्यों देखने को मिल रहा है? तो इसके पीछे है सोशल लेवल्स। लाइक आपने गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया, या फिर जब उसने बर्थ लिया तो उसके बाद में उसका इतना केयर नहीं किया कि बर्थ लेने के 1 साल के अंदर अंदर वो मर गया, जो भी गर्ल चाइल्ड था वो। तो ऐसे में ये जो डिफरेंस आपको यहां देखने को मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो द रीजन कि ये गैप क्रिएट हो रहा है, और ये सेक्स रेशो में भी आप इसको डिस्क्रिमिनेटेड देख सकते हो विमेन को, ठीक है बच्चा। तो आगे देखते हैं इसमें, मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक और सेगमेंट जहां पे जो विमेन है वो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड हमें दिखती हैं। देखो भाई, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है तो, और या किसी भी चीज़ के लिए, दहेज के लिए मार रहा हो, या फिर उसकी वो हैबिट में हो कोई भी चीज़ ऐसी, तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है, फिजिकली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक वायलेंस। गॉट इट? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं केवल फीमेल ही पिट रही हो, भाई मेल भी पिटते हैं बहुत सारे। अब ये मत कहना सर आप भी तो नहीं पिटते। चलो इसके बारे में और देखते हैं अपन। जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग वे में ही समझें। हालांकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में कि डोमेस्टिक वायलेंस मैक्सिमम कंट्रीज़ में नहीं है, बट हाँ हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है।
और ये गांव देहात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उन लोगों के साथ में ज़्यादा देखने को मिलती है जो मेल पर्सनैलिटीज़ एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। जहाँ एडिक्शन होता है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस या फैक्टर्स जहाँ पे विमेन ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड होती हैं। गॉट इट। चलिए आगे देखें इसको। यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाना है कि जेंडर इनइक्वालिटी के इंडिकेटर्स क्या हैं। मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो विमेन है दे आर बीइंग, आप ये कह सकते हो कि कैसे पता लगेगा हमें कि वो इनइक्वालिटी वहाँ पर उनके साथ में देखने को मिल रही है, कौन से इंडिकेटर्स होंगे। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ बताया, अभी ऑलरेडी हमने इन सभी को पढ़ा कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो लिटरेसी रेट विमेन इज ओनली 65.46% कंपेरेटिवली 82.14। वो डेटा पुराना है, ये डेटा लेटेस्ट है जो ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे इनइक्वालिटी आप देखते हो या आपको देखने को मिलती है। जब आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो रेशो है, प्रपोर्शन अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स का हमेशा कम होगा। जो गर्ल चाइल्ड होगी वो हायर स्टडीज़ के लिए स्कूल कम जाती हैं कंपेरेटिवली। लगभग लड़के तो सारे जाते हैं और कुछ लड़के होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते हों, लेकिन गर्ल्स के साथ में बैरियर लग जाता है कि उनके पेरेंट्स का उसमें डिज़ायर इन्वॉल्व हो जाता है। पेरेंट्स के बारे में बात करें तो पेरेंट्स अपने रिसोर्सेज, अपनी वेल्थ को लड़कों पे ज़्यादा खर्च करते हैं कंपेरेटिवली गर्ल या डॉटर्स की। जो उनकी डॉटर होती है उनके ऊपर वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लड़के के साथ वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को जोड़ लेते हैं ना, जबकि गलत जोड़ते हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने जोड़ी है उसके ऊपर जो उनके रिसोर्सेज हैं, मतलब जो वेल्थ है, उसको ज़्यादा खर्च करते हैं बॉयज़ के एजुकेशन पे रादर देन जो डॉटर्स के ऊपर खर्च होना चाहिए उसके। तो यहाँ पर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज इंडियन विमेन लगभग, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं मेल के, जबकि उनको पैसा जो होता है वो कम मिलता है कंपेरेटिवली उसी सेम काम के। इसके अलावा हमने जब ये इक्वल वेजेस का एक्ट लगाया, जब इक्वल वेजेस एक्ट हमने इम्पोज किया, उसके बावजूद भी चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, सिनेमाज हो, वहाँ पर इनको पेमेंट कम मिल रहा है। और अब इवन फैक्ट्रीज वगैरह में भी बहुत सारे भारत के हिस्सों के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, मतलब जो बॉय है ना, बॉय चाइल्ड होना चाहिए, और गर्ल चाइल्ड को मारने के कई अलग अलग तरीके वो मतलब ढूंढते हैं, या उससे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है और कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। इवन अटेम्प्ट करने की तो बहुत दूर की बात है, उसको सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर यहाँ डिफ्रेंसिएशन वो करे और जो गर्ल चाइल्ड हो उसको अबॉर्ट वो करवा दे। बात मान के चलें, अगर रिपोर्ट हम देखें या हम सर्वे करें तो गर्ल चाइल्ड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है बॉय के, ये बात मान के चलना, ठीक है। आगे चल के फ्यूचर में अपने पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा ये टेक केयर करती हैं कंपेरेटिवली बॉय के, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, गर्ल चाइल्ड 2 फैमिलीज़ को संभालती है। हालांकि मैं कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बट मैं समझा रहा हूँ कि ये 2 फैमिलीज संभालती हैं। बॉय को एक संभालनी होती है, वो भी कई बार तो ढंग से नहीं संभलती उससे। चलो, हम बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमने देखा है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स में हमने देखा कि विमेन, गर्ल या फिर जो यंग एज में होते हैं उनके साथ में किस तरह से हरासमेंट हमें देखने को मिलता है, फिजिकल एंड मेंटल, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशंस और किस तरह से वायलेंस हमें देखने को मिलती है। तो दीज आर द सेक्टर्स जहां पे जेंडर इनइक्वालिटी वी कुड फेस और हम देख सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे फीमेल ऑर्गेनाइजेशंस फेमिनिस्ट मूवमेंट का सहारा लेते हैं जिससे कि इनको जो विमेन है उसको उसके राइट मिल सकें या प्रोवाइड वो करवा सके। तो अल्टीमेटली लोगों का अटेंशन जिन प्रॉब्लम्स पे नहीं जाता, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, विमेन की पोजीशन को और बेहतर करने के लिए, उनके जो स्टेटस हैं उसको डेवलप्ड स्टेटस में कन्वर्ट करने के लिए, साथ ही इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन से उनको बचाने के लिए, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस से उनको बचाने के लिए बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट किए जाते हैं। एंड अल्टीमेटली दे, हो सकता है थोड़ा देरी से हो, बट दे विल बी सक्सीडेड, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा इस पॉइंट को आप हाईलाइटेड मानना, हाईलाइटेड समझना इसको,
इंडिया के अंदर भी बहुत ही बड़ा प्रपोर्शन है जब विमेन को लेजिस्लेचर के अंदर हैड बीन वेरी लो इन द गवर्नमेंट। देखो इतनी सारी प्रॉब्लम और यहां पे फेमिनिस्ट मूवमेंट करना, क्यों गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है, क्यों गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच पा रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर जो भी सरकार है, जो भी हमारे यहां पर रिप्रेजेंटेशनशिप है, उसमें विमेन का जो रोल है वो बहुत कम है। चाहे मैं एमएलएज की बात करूं, एमपीज की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, चीफ मिनिस्टर की बात करूं, अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं उसमें विमेन का जो पोजीशन है, विमेन का जो आप कह सकते हो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं, वो ना के बराबर है। हालांकि बिल तो निकला हुआ है कि 1/3 सीट्स एटलीस्ट रिजर्व होनी चाहिए फीमेल के लिए, बट वो बिल ही अभी तक इनेक्ट नहीं हो पा रहा हो। तो अगर वहां पर मतलब रिप्रेजेंटेशनशिप ही नहीं है तो इनकी प्रॉब्लम्स को लॉ बनने तक कैसे लेकर जाया जाएगा। आप समझें, अगर इनकी प्रॉब्लम समझने वाला कोई नहीं है, मैं किसी एक ऐसे आदमी को समझा रहा हूं कि गरीबी क्या होती है, उसने कभी गरीबी देखी नहीं होगी, तो गरीबी की प्रॉब्लम वो कैसे समझेगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो अगर कोई व्यक्ति गरीबी से उठा हुआ है तभी वो व्यक्ति ये जान पाएगा कि गरीबी आखिर होती क्या है। तो फीमेल की प्रॉब्लम को तभी समझा जा सकेगा जब कोई फीमेल उस चीज को देखेगी या उसके हाथ में ये राइट होगा कि उसके अगेंस्ट वो रूल बना सके। तो जब यहां पर प्रपोर्शन ही कम है लेजिस्लेचर में, लोकसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो इनके वेलफेयर के लिए कोई चीज कैसे लाई जा सकती है। इसी चीज को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने बहुत पहले बिल लेकर आ गए थे वो कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनका सीट्स रिजर्व होना चाहिए 1/3 के साथ में, मतलब टोटल सीट्स का 1/3 सीट्स मस्ट बी रिजर्व फॉर फीमेल। बट वो बिल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, इवन लोकसभा में तो नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टेट असेंबलीज में उस बिल के हिसाब से काम चल रहा है और वो सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके, सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जब तक कोई विमेन उस प्लेस पे नहीं जाएगी तब तक कोई ठोस कानून नहीं बन पाएगा इनके वेलफेयर के लिए, ऐसा माना जाता है और ये कई हद तक सही भी है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। यहां पे अगर हम आगे इसके ऊपर बात करें तो एक सेकेंड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन की बात करें तो तुम जानते हो ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही कम है। और इसके पीछे का कारण यही रहा है कि ना तो उनको हमने कभी इतना मौका दिया, ना तो पेरेंट्स ने, ना फैमिली में। अब देखो कितने कम बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होता है, बहुत ही कम होता है। इवन फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी बहुत ही कम। इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल की बात है वो समझा रहा हूं। अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स रहा होगा, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि अपने घर के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उसको इलेक्शंस में वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशनशिप दे सकें, सॉरी। सो अल्टीमेटली तब जाकर के वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बट पॉलिटिक्स पढ़ करके, पॉलिटिक्स को समझ करके अपने आप को बिल्कुल एक नए तरीके से, नए चेहरे के रूप में वो लेकर आए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, ऐसा हमारे यहाँ पर रेयरली चांस होता है। पॉलिटिक्स के अंदर जब वो कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव बन भी जाती है तो भी डोमिनेशन जो होता है उस मेल पर्सन का ही होता है, जिसने उसको एक तरीके से पुश किया है कि ठीक है तुम फेस बन जाना, काम मैं करूँगा सारा। तो मैंने फिर कहा कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हमें सिविक्स, पॉलिटिक्स हम बहुत अच्छे से समझें। बहुत अपॉर्चुनिटीज है गर्ल्स, अगर इस चीज़ को सुन रही हैं तो बहुत जल्दी 1/3 पोजीशंस और सीट्स विल बी रिजर्व फॉर यू ऑल। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क्स। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो यू कुड बी अ ब्राइट करियर इन दैट, एज वेल एज आप अपनी जो कम्युनिटी है उसकी भी वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। अगर हम इलेक्टेड विमेन की बात करें लोकसभा इलेक्शंस में, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 10% से ही ऊपर बढ़ी हूँ। ये जो डेटा है मैं 2011 तक का बता रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इलेक्शंस हुए लोकसभा के और उसमें विमेन का जो सीट्स था उसका जो नंबर है वो 10% से ऊपर बढ़ा हो। स्टेट असेंबलीज के अंदर लगभग 5% से कम रहता है, कई स्टेट्स तो ऐसे हैं। हालांकि अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टेट्स में इनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ही मतलब वर्ल्ड लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे और इंडिया के अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में देखेंगे तो हम बहुत ही निचले तमके पर हैं। हमारा नंबर तो शायद हम काउंट में नहीं कर सकते, इतना नीचे आता है विमेन के पार्टिसिपेशन के अंदर। इवन जब सीएम हो चाहे पीएम हो, इनकी कैबिनेट्स की हम बात करते हैं तो कैबिनेट में भी मिनिस्टर्स जो मिलते हैं इनको बहुत ही कम है। अब यही देख लो, स्मृति ईरानी है, ठीक है, वो कितना उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, जबकि वो एक तरीके से मतलब आप इमेजिन करो कितने बड़े बड़े उन्होंने डिपार्टमेंट संभाल लिए।
बट उसको सिर्फ क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो पास्ट रहा है, उसका जो लाइफ रहा है, उसके पर्सनल लाइफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। बट शी इज़ रियली बोल्ड लेडी कि जो उन सबको डील कर पाती है वो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चीफ मिनिस्टर बनना हो, प्राइम मिनिस्टर बनना हो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मेल्स हमेशा ऐसा ही होता है कि जो मेल होता है उसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह की चीज़ों को परस्यू करने के लिए, ठीक है। आगे चल करके और देखें इसको कि बहुत सारे वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि एक ऐसा तरीका है हमारे सामने जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे फेयर प्रपोर्शन हमें देखने को मिले इलेक्शंस में। अब वो फेयर प्रपोर्शन कैसे होगा? शुरुआत में पंचायती राज से ये चीज़ की गई है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व है लोकल गवर्नमेंट में विमेन के लिए, इवन म्यूनसिपैलिटीज में भी ऐसा ही है। अब धीरे धीरे 10 लाख इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेशनशिप आपको देखने को मिल सकता है रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में। मतलब शुरुआत तो हो गई है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें तो 1/3 सीट्स रिजर्व है फॉर विमेन। नाउ द कंडीशन इन द फेवर कि ये लोग अब क्या करेंगे, जो स्टेट इलेक्शंस हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, उनके लिए भी मैक्सिमम जगह पर 1/3 हो रहा है। एंड इवन लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा की जो टोटल सीट है 552 सीट्स, हालांकि प्रेजेंटली 545 सीट्स, इसका बिल तो पास हो रखा है कि 1/3 सीट्स मस्ट बी रिजर्व फॉर विमेन, बट एक्चुअली ये अभी एग्जिस्टिंग में नहीं है। एटलीस्ट 1/3 सीट्स लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली में रिजर्व होने चाहिए विमेन के लिए। ये जो बिल है ये एक तरीके से अभी तक अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, और आज से नहीं डिकेड्स हो गए हैं, मतलब 10 साल हो गए हैं इस चीज़ के लिए। बट बहुत जल्दी ये चीज़ अप्रूव हो जाएगी, डोंट बी वरीड। ओके, सो सी द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर एक ग्राफ है, जो ग्राफ क्या बता रहा है इसको समझें। यहाँ पर फिगर्स आर फॉर द परसेंटेज ऑफ विमेन इन द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस फॉर पार्लियामेंट एज द अक्टूबर 2017 2017 के हिसाब से यहाँ पे प्रपोर्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर वर्ल्ड एवरेज है, वर्ल्ड एवरेज में 23.5% की हम बात कर रहे हैं। यहां पर समझो इंडिया का प्रपोर्शन लगभग वर्ल्ड के अंदर एवरेज पार्टिसिपेशन विमेन का 23% तो रहता ही है। मतलब 100 अगर हैं, 100 में से 23 सीट्स पे तो विमेन होती है। मतलब ये एवरेज है ना, कहीं जगह ज्यादा भी होती है, कहीं कम भी होती है। इंडिया के अंदर आप देखो, इंडिया का जो परसेंटेज है दैट इज 11.8, मतलब टोटल 100 अगर मेल है तो उसमें से केवल 12 फीमेल होती है रिप्रेजेंटेशनशिप में। मैं यहां पे पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं या इलेक्शंस की बात कर रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर, जहां वर्ल्ड पे टोटल सीट्स का 23% रिजर्व, मतलब 23% सीट्स पे विमेन देखने को मिलती है, वह इंडिया में केवल लगभग 12% ही है, बहुत कम है। 50% तो बहुत दूर की बात है, ये तो 1/3 भी अब हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम सीट्स रिजर्व नहीं करेंगे तब तक उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं अचीव वो कर पाएंगे। तो यहाँ ज़रूरी है कि रिजर्वेशन एटलीस्ट हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कौन से मेथड ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करें और जिसके बाद में इन सभी प्रॉब्लम्स से हम जेंडर के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम रिमूव करें। पहली चीज़ तो जेंडर एम्पावरमेंट की बात करो आप, यहाँ पे जो फीमेल है उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उनको जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है और उसके बाद में वही आगे डिस्क्रिमिनेशन से जो परेशानियां हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि हमें कहीं ना कहीं लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी हेल्प लेने की ज़रूरत है। जो फीमेल का प्रपोर्शन है जितने भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, मतलब जैसा हम बात कर रहे थे अभी, चाहे असेंबलीज हों चाहे लोकसभा हो, उन सब के लिए इनका एक फेयर प्रपोर्शन हमें देखने को मिले, सो दैट उनके वेलफेयर में भी लॉज बने हमेशा। एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि सीट्स को हमेशा 1/3 जो सीट्स हैं हमने लोकसभा हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, अपने लोकल गवर्नमेंट के लिए तो कर ही लिया, लीगल इनका मतलब आप लीगली भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, इनको देना चाहिए। उस लीगल सपोर्ट को कैसे दोगे, इसके थ्रू दे सकते हो कि जब इन लोगों को चुन करके वहाँ भेजोगे तभी तो वो उनके लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया जेंडर डिवीजन एग्जाम्पल फॉर सम फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने शायद समझ ली होगी, अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जो जेंडर है उसको आप एक तरीके से इग्नोर नहीं कर पाओगे कभी भी, अगर आप ये मानते हो कि सोसाइटी को डिवाइड करना या पॉलिटिक्स के अंदर
ये जो डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें जेंडर का रोल नहीं होता, तो जेंडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऊपर हमने बहुत सारे मेथड्स देखे जिसके अंदर आपने विमेन को डिस्क्रिमिनेटेड होते हुए देखा और जाना। होपफुली यहां तक आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। कहीं अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कैसे रिलीजन और कास्ट कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे पॉलिटिक्स को। होपफुली यहाँ तक तो सारा क्लियर है ना? ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट में या फिर चैट बॉक्स के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू या पर्सनल व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे की बात करते हैं। थैंक यू सो मच।